खास मेहमान है बातचीत करने के लिए। अरुण कुमार जी हैं, ये आईएएस ऑफिसर हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं, कई अहम पदों पर रह चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट के कई अहम पदों पर हैं, विजिलेंस के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। बातचीत करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि ये अरुण कुमार वो हैं जो रितु जायसवाल हैं, आपने सुना होगा 25 परियार विधानसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार हैं और वो अभी प्रेजेंट में मुखिया भी हैं। उन पर भरोसा जताया है राजद ने। और किस तरह का पॉलिटिक्स है, क्योंकि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं, पूरा बैकअप है रितु जायसवाल को। एक ब्यूरोक्रेट्स का जो पूरा दिमाग होता है वो रितु जायसवाल के साथ है। हम बात करेंगे कि सर जिस तरह से आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं, देखिए एक बहुत बढ़िया पद होता है ये ऑफिसर का। वहाँ पर मतलब जाने के बाद लोग नहीं चाहते हैं कि फिर वो उस पर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले, क्योंकि एक हाई फाई लाइफ होती है। आप दिल्ली में रहते थे, रितु जायसवाल साहबा भी दिल्ली में रहती थी। क्या ऐसा हुआ कि फिर आप लोगों ने ये फैसला किया कि हमें गांव जाना है? देखिए, मूलतः यह फैसला शुरू में रितु जायसवाल ने लिया था, क्योंकि उन्हें जब वो गांव आई, यहाँ की विषमता देखी, समाज का वास्तविकता देखा, तो उन्हें लगा कि असली भारत तो गांव में बसता ही नहीं है, बल्कि इसकी आत्मा दम तोड़ रही है। इसीलिए वो गांव में आए। जब वो गांव में आए कि इस आत्मा को, इसके यहाँ गांव के लाइफ को एक दिशा देने की कोशिश करने लगी सार्थकता। अब मैं इस बात को ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए, प्रशासन में रहते हुए अच्छी तरह से समझता था कि अगर काम करना है, सोशल चेंज एजेंट बनना है, सामाजिक बदलाव का प्रतीक बनना है, तो आपको गांव में जाना होगा। अच्छा हुआ कि मुझे मन में भावना थी, रितु पहले कदम उठाई और मैं बाद में उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं दो माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ ताकि बच्चे उन महत्वपूर्ण पदों पर जाएं जहाँ ब्यूरोक्रेसी में आए हों। तो इस बार भी मेरे बहुत सारे बच्चे आईएएस के एग्जाम में पीटी क्वालिफाई किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वैल्यू के साथ बच्चे ब्यूरोक्रेसी में जाएं ताकि समाज में एक बड़ा बदलाव आ सके। तो ये काम मैं कर रहा हूँ और मैं साथ साथ अपनी पत्नी का सामाजिक और राजनीतिक क्रियाकलापों में सहयोग करता हूँ। मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं सहयोग करता हूँ, उनके सहयोगी की भूमिका में है। और क्षेत्रीय, चूँकि घर मेरा है जहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, तो यहाँ पर लोगों से मेरी जान पहचान ज़्यादा है। मैं यहाँ की क्षेत्रीय भाषा बोल सकता हूँ, मैथिली बोल सकता हूँ, इनके साथ जुड़ सकता हूँ, तो इसका फायदा उनको मिले इलेक्शन में, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सर एक बहुत पर्सनल सवाल लगता है कि क्या ऐसा, मतलब आप तो कम से कम ब्यूरोक्रेट्स के तौर पर काम कर सकते थे, अपना जो भी ओहदा है, जो रिटायरमेंट तक आप वहाँ जुड़े रह सकते थे, लेकिन एकदम से आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, इसकी क्या वजह है, क्या कारण है? मैं पहले भी यही बताया था कि रितु जायसवाल चूँकि सामाजिक क्षेत्र में चली आई, तो एक तो आपको मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं समाज में चेंज एजेंट बनूं, बदलाव का एक प्रतीक बनूं। तो वो मैं सरकार में रहते हुए 9 से 6 की नौकरी में या 24 घंटा कंडक्ट रूल के साथ संभव नहीं हो सकता है। और जगह जब मुझे बदलना ही है तो मैं अपने जगह को क्यों नहीं बदलूँ? जो कदम उसने उठाया मैं उसमें साथ क्यों नहीं दे दूँ? तो उसने सिवाहिनी को बदला, अब वो परिहार को बदलने के लिए निकल पड़ी। तो परिहार भी तो मेरा ही क्षेत्र है, तो कल होकर बिहार बदलने की बात करेगी, किन्हीं के सहयोग से, किन्हीं के दिशा निर्देश में ही, किसी पार्टी के साथ जुड़ के ही। तो स्वाभाविक है कि बिहार में भी बदलाव होगा जिसमें रितु की कोई भूमिका होगी। दोनों में बहुत मतलब तनाव रहता है, ब्यूरोक्रेट्स में और पॉलिटिकल लोगों में। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे का कह दीजिए तो अपोजिशन कभी कभी साबित हो जाता है। क्या लगता है, आपने बड़ा मतलब नज़दीक से अब देखने को आपको मिल रहा है, इस तरह की सिचुएशन कैसे और क्यों पैदा होती है? देखिए, यहाँ तो अच्छा है कि मेरा जो ब्यूरोक्रेट्स का जो अनुभव है वो रितु जायसवाल के पॉलिटिक्स में हेल्प कर रहा है, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट सामने आ रहा है। दिख रहा है कि रितु जायसवाल करीब करीब सामने वाले कैंडिडेट की जमानत जब्ती करा चुकी है। आज के दिन में जो माहौल में क्षेत्र में देख रहा हूँ कि सामने वाले 20,000 के अंदर में सिमट जाएंगे, 20,000 मतलब 6% वोट के अंदर में सिमट गए, तो जमानत तो जब्त हो ही गई उनकी। तो वो अपनी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। और एक ब्यूरोक्रेट साथ में उनका जुड़ा हुआ है, क्षेत्रीय भी है, क्षेत्रीय भाषा जानता है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ भी उनके साथ एक है, मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो स्वाभाविक है कि हम दोनों मिल के करामात तो कर रहे हैं, इसी की ज़रूरत है। अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे तो विषमता पैदा होगी, जिस कारण कि हिंदुस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो रहा। दोनों को मिलना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान, जो कि आप देखिए 1980 में चाइना और हिंदुस्तान एक ही प्लेटफॉर्म पे था, दोनों का जीडीपी का रेशियो वही था। आज चाइना का इकोनॉमी जो है $14 ट्रिलियन हो गया और हम वही $3 ट्रिलियन के इर्द गिर्द में।
मतलब हमसे 5 गुना धनी हो गया मात्र 40 साल में। क्या बात हुई? क्योंकि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट किया। यहाँ भी इसकी ज़रूरत है। अगर नहीं है तो इसी चाइना बैड गवर्नेंस होगा तो विकास तो नहीं होगा ना। तो ये कारण है, अभी हमें ज़रूरत है, मैं यही काम कर रहा हूँ कि मैं ऐसे ब्यूरोक्रेट को वैल्यू सिस्टम के साथ डाल रहा हूँ जिससे के कारण ये हो कि ब्यूरोक्रेसी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फील्ड में आए, और देखिएगा तब हिंदुस्तान बदल जाएगा। सर, आपने कहा कि जमानत जब्त हो जाएगी, सिटिंग एमएलए है और बीजेपी की कैंडिडेट है, कैसे आपको लगता है, कैसे आप ये दावा कर सकते हैं? ऐसे नहीं लग रहा है कि बस अपनी जबान से एक दावा कर दिया जाए? जमीनी सतह पर आपने सिर्फ सिंगवाइनी में काम किया होगा, 25 परिहार एक बड़ा क्षेत्र है, उसकी बुनियाद पर कैसे कह सकते हैं एक सिटिंग एमएलए के बारे में और बीजेपी के कैंडिडेट को? देखिए, मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल रिपोर्ट बता रहा हूँ। ये टिकट वाले कैंडिडेट है, अगर टिकट हटा दे तो ये जीरो है ना। इनके पास फिर तो 2000-2500 वोट है। टिकट हटा दीजिए तो राम नरेश यादव या गायत्री देवी, जो भी कैंडिडेट, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, नाम माफ कीजिएगा, नाम ले लिया, जो भी कैंडिडेट है उनके पास उनके अपने व्यक्तित्व का वोट नहीं है। पहली बात, हम सफर की शुरुआत 1.5 महीना पहले निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे किए हैं। तो हम जनता के बीच में एक शिवाहिनी मॉडल को सब जगह पहुंचा दिए, और जनता, हमारी जितनी जनता है इस क्षेत्र की, आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट शायद कर रहे हैं, आपको पता भी है, जितनी जनता है वो सभी शिवाहिनी आके देख के चली गई है, शिवाहिनी के लोगों से मिल के चली गई है। इस क्षेत्र की जनता वैसे भी जानती थी, जो नहीं जानते तो आके देखे गए। तो हमारे बारे में लोगों को 1.5 महीना में इतना पता हो गया कि उन सबों ने हमारे बारे में, जब अच्छाई का पता हो गया तो सामने वाले कैंडिडेट वो अपना खाली पार्टी ऊपर दिखाता था। क्षेत्रीय जो ग्राउंड जीरो समस्या है उसका समाधान वो नहीं कर पा रहे थे। उनको ये दिखा कि शिवाहिनी की जनता घूस नहीं देती है, वहाँ का सब काम के लिए कहीं न ब्लॉक जाने की जरूरत है न कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब काम यहाँ होता है। वो देखा कि जब ये विधायक बनेंगे ये काम यहाँ होगा, हमारा भ्रष्टाचार मुख्य परिहार बनेगा। इस कारण जनता जो है मन बना ली। आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है, आप सर्वे कर रहे होंगे शायद, और आपको इस रिपोर्ट से विरोधाभास मिलता है तो जरा मुझे बता दीजिएगा। विरोधाभास है ही नहीं, कहीं नहीं है, क्योंकि जनता इस बार बड़े जागरूकता के साथ आ गई है कि ऋतु जायसवाल जी को जिताना है। कुछ वोट कटवा है, जनता की भाषा में बोल रहे हैं, यहाँ के लोकल भाषा में बात करते वोट कटवा है ना, वोट कटवा है, उनका सम्मान है। बेचारे अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ चंद लोगों के साथ मिल के एक स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो है, उनको लोग समझ रही है। और आज के समय में जनता बड़ी समझदार है। जनता जानती है कि किस कारण से कि हमको 200 रुपया RTPS काउंटर पर नहीं देना पड़े, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं देना पड़े, आधार कार्ड नहीं देना पड़े, क्योंकि ये रहते हुए 10 सालों में इन्होंने इस व्यवस्था को पोषण किया है और जनता का शोषण हुआ है। तो ये व्यवस्था जो ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, जनता हर वक्त की जानता है। तो इसको कम करने में जानते एक ही व्यक्ति है, ऋतु जायसवाल। शिवाहिनी में किया तो परिहार में भी कर देगी। सर, आपकी बातों से एक बात जहन में आ रही थी कि पहले ऋतु जायसवाल JDU में थी, कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले कह लें, वो RJD में आई और फिर राजद ने उसे टिकट दिया। ये एकदम से अभी पॉलिटिक्स में नहीं है, एकदम से पार्टी बदल देना, क्या मतलब इसके पीछे लगता है कि टिकट का कुछ गेम प्लान था? देखिए, जदयू वाले शुरू में बड़ा अच्छा उनका चेहरा दिख रहा था कि MP के टिकट के लिए इनको बुला के बोल रहे थे कि आप MP का चुनाव में आपको हम टिकट दे रहे हैं। तो लगा कि देखो, एक पार्टी, एक मुखिया को बुला के और MP के टिकट की बात हो रही है। इंडिया TV में न्यूज़ में भी आया था, ऋतु जायसवाल नंबर 1 कैंडिडेट है MP के लिए। तो लगा कि देखो कितना सम्मान दे रहा, अच्छी पार्टी है, अच्छे लोगों को पहचानती है। फिर किसी कारण से नहीं मिला, जो भी कारण रहा होगा, फिर ऋतु जायसवाल को बोला गया कि आप जदयू ज्वाइन कर लीजिएगा। तो लगा कि भाई जो सम्मान दिया, MP के लिए बुलाया तो कम से कम से ज्वाइन किया, और उनको प्रॉमिस किया कि हम आपको सीतामढ़ी क्षेत्र देंगे, सीतामढ़ी से आपको किसी तरह देंगे। हम लोग दबाव बना रहे थे कि परिहार का ये विधायक जो है अभी वो हारने वाले हैं, इनका कोई ग्राउंड रिपोर्ट बहुत खराब है, आप इनको बदलिए। तो उन्होंने परिहार वाले को तो बदला ही नहीं इंडिया ने, और सीतामढ़ी भी हमें नहीं दिया। बोला आप रीगा वगैरह कहीं और से जाइए। भाई जगह मेरा है, बदलना तो हम जगह बदलने आए हैं ना, जगह बदलने आया था, हम निर्दलीय में आ गए। जब हम निर्दलीय में आए तब हमारे दूसरी राजद पार्टी ने हमें सम्मान दिया, बुलाया और टिकट दिया। ये हमारे लिए सम्मान था। वो भी कितना बड़ा दायित्व दिया आज के दिन में तेजस्वी जी ने।
तो जो कि पहले जदयू ने दिया था एमपी के लिए बुलाया, दिया नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार उन्होंने हमें सीतामढ़ी में दिया, परिहार के क्षेत्र का भी नहीं जोड़ा। हम निर्दलीय में घूम रहे थे, हम थोड़ी कोई पार्टी ज्वाइन किए थे। जब उन्होंने बुलाया, टिकट दिया, तो मैं उनके प्रति कायल तो रहूँगा, मैं उनका वफादार तो रहूँगा, वफादार सिपाही की तरह हम लोग क्षेत्र में, चूँकि बदलाव के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारी जगह बदल रही है ना परिहार, तो मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ कह लीजिए तो मुझे परिहार बदलना है साहब, समझ रहे हैं ना। और जो पार्टी हमें सम्मान दे, जो पार्टी हमें सम्मान दे, उस सम्मान के साथ तो दोनों चीज़ में मिल रहा है, परिहार बदलने का मौका मिल रहा है और पार्टी हमें सम्मान दे रही है। तो बताइए कौन आदमी ऐसे में नहीं जाएगा? हर व्यक्ति जाएगा। परिहार बदलने के बाद भी अगर आगे बदलने की बात आती है तो क्या उसमें भी तो आप पीछे नहीं हटेंगे? ऋतु जायसवाल पीछे नहीं हटेंगे, परिहार ही तो नहीं, पूरा बिहार और मुल्क है। देखिए, अगर हम होते हैं, चेंज एजेंट होते हैं कहीं भी, तो कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे द्वारा समाज का बड़ा से बड़ा बदलाव हो सके। हाँ, इसमें मुझे अपना एम्बिशन नहीं है, ये मेरा है कि मैं बड़ा रिलीजियस व्यक्ति हूँ, धार्मिक व्यक्ति हूँ, मजहबी व्यक्ति हूँ। अब मैं धर्म और जाति को नहीं मानता, मैं जनता की तकलीफ जानता हूँ। हम जानते हैं कि आज नई आज़ादी की लड़ाई को अगर हम पूरे शिद्दत से लड़ लें ना, तो हम उस सिपाही ही बन जाए, हम कमांडर नहीं भी बने और अपनी कुर्बानी दे दें, तो एक कहीं ना कहीं एक बदलाव, हम कुछ न कुछ लोगों को प्रेरणा देंगे, बदलाव लाएंगे। तो हमें जरूरी थोड़ी कि हम कमांडर बन के ही करें, हम सिपाही बन के करेंगे। अगर इस तरह का कोई मौका हाथ आता है, तेजस्वी यादव या फिर पार्टी भरोसा जताती है, क्योंकि जिस तरह से ऋतु जायसवाल का अपना एक इमेज बना है, वो कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर पर या फिर उनके किसी बड़ी जिम्मेदारी की तरफ इशारा भी कर सकता है या दे सकता है, तो इसको भी निभाने की तो कोशिश होगी। देखिए, ऋतु जायसवाल जी का व्यक्तिगत निर्णय होगा। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आज के दिन में ऋतु जायसवाल एक सिपाही है और तेजस्वी यादव एक कमांडर है ना। तो कमांडर की जो बात कहेगी कि यहाँ फायरिंग करो, वहाँ फायरिंग करना पड़ता है, कमांडर बोलेगा ये करो तो वो करना पड़ता है। हर वो काम करना पड़ेगा जिस काम से सामाजिक बदलाव हो सकता है। सर, देखा ये गया है कि मतलब इलेक्शन के पहले, इलेक्शन लड़ने से पहले, जीतने से पहले, विधायक बनने से पहले, एमपी बनने से पहले, मंत्री बनने से पहले इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन उसके बाद लोग बिजी हैं, टाइम नहीं है, समय कम है, उधर ध्यान दें या आपको देखें, इस तरह की बातें आ जाती हैं। तो क्या लगता है ऋतु जायसवाल कितना उस पर पूरा उतरेंगी, जैसे आज सिंगवाइनी की जनता जो कह रही है वो पूरे 25 परिहार की जनता कहती रहे? देखिए, मैं बड़ा छोटा सा कहूँगा, आप कहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, किस गांव में ले रहे हैं? इस गांव का नाम है नरकटिया, और नरकटिया हमारा कोई सीतामढ़ी में डेरा नहीं है। हम दिल्ली में, मेरा मकान था अभी भी है, ताला बंद है, और मैं नरकटिया गांव में रह के 5 साल काम किया है ऋतु जायसवाल ने। उसी जगह पर आप बैठे हैं जहां आपको लग रहा हो हम नरकटिया को दिल्ली बनाने की कोशिश करते हैं। हमने, आप जब आए होंगे तो बगल का पंचायत जहाँ से रोड अच्छा होगा वो सिवानी पंचायत होगा, और जहाँ से रोड फिर खराब हो जाएगा दूसरा पंचायत हो जाएगा। ये सिवानी पंचायत एक ऐसा होगा जहाँ लगता है ओएसिस, मतलब कि एक ऐसा स्थल जहाँ की विकास हुआ है। तो हम यहाँ ज़मीन पर रह के काम करते हैं, और यहाँ के विधायक चुनने के बाद सबसे पहले सीतामढ़ी डेरा पॉलिटिक्स करते हैं। आप पता कर लीजिएगा, जितने रहे हैं सभी वही करते हैं, डेरा पॉलिटिक्स करते हैं। हम जनता के बीच में रह के काम करते हैं, हम जनता के साथ रहते हैं। लोग यहाँ बोलते हैं तो उनको धोखा हुआ है कि विधायक एक बार चुन जाते हैं फिर 5 साल तक दिखाई नहीं देते। बोले भाई सिवानी पंचायत ना अहाँ के बाद दोसर है, यहाँ तो दिल्ली छोड़ के गाँव में रह गई है, तो अहाँ न भागा, हमारा तो पता है, क्योंकि हमने एक मॉडल दिखाया है, हमने एक मॉडल दिखाया। सर, इस मॉडल के आगे पीछे आपको नहीं लगता कि एक ब्यूरोक्रेट्स का दिमाग है, और वो ब्यूरोक्रेट्स कोई अकेला ब्यूरोक्रेट्स नहीं होगा, उसके दोस्त भी होंगे, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स का एक दिमाग लगता होगा। ऋतु जायसवाल को एक ब्यूरोक्रेट्स का बैकअप मिल रहा है और उससे ये मॉडल तैयार हो रहा है। देखिए, आप इतिहास आप पढ़े होंगे, जमीन छात्र रहते हैं बहुत सारे लोग, सिर्फ जो आपका हिंदुस्तान की आज़ादी का जो पैगाम हुआ था एओ ह्यूम, वो एक ब्यूरोक्रेट थे। आपको देखिए सत्येंद्र, आपका एक है अरविंदो घोष, वो सिविल सर्विस से छोड़ के आए थे। सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्विस से छोड़ के आए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी सिविल सर्विस से छोड़ के आए थे। जब ब्यूरोक्रेसी का आदमी किसी न किसी त्याग की भावना से समाज में आता है तो बहुत बड़ा सोशल एजेंट बनता है। ऋतु जायसवाल ब्यूरोक्रेट की फैमिली से है,
अगर इतिहास में नाम दर्ज करना है तो मैं तो अपने सभी ब्यूरोक्रेट साथियों से अपील करता हूँ, छोड़ दो नौकरी, आ जाओ ज़मीन पर, अब देखो हिंदुस्तान बदलता है कि नहीं। ये कोई भावना यही होनी चाहिए। आप इतिहास गवाह हैं। एक गांधी बैरिस्टर की नौकरी छोड़ के आते हैं, आपका जवाहरलाल नेहरू छोड़ के आते हैं। जब कुछ छोड़ के आप आते हो ना, तब आप समाज में बदलाव करते हैं। पाने की लालसा से करोगे तो आप अपना बदलाव करोगे, छोड़ के आओगे तो समाज का बदलाव करोगे। एक ब्यूरोक्रेट्स जब पॉलिटिक्स करेगा तो क्या लगता है समाज में बदलाव आएंगे? और मौजूदा समय में जो पॉलिटिकल लोग हैं या जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, वो कैसी पॉलिटिक्स हो रही है? ब्यूरोक्रेट्स के आने के बाद क्या पॉलिटिक्स में कुछ सुधार आएगा? क्या लगता है आपको कि अभी का पॉलिटिक्स ब्यूरोक्रेट्स के मैदान में आने के पॉलिटिक्स कितना दोनों में अंतर होगा? देखिए, ब्यूरोक्रेट्स खाली एमपी का इलेक्शन लड़ने आएंगे तो शायद बदलाव ज़्यादा नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स को पहले सोशल एक्टिविस्ट बन के 4 साल 5 साल काम करना होगा। वार्ड मेंबर बनो, मुखिया बनो, सोशल एक्टिविज्म करो 4-5 साल, एक तरह से अपने आप को ट्रेनिंग लो। गांधी जब यहाँ आते हैं तो हिंदुस्तान 4 साल घूमते हैं, जबकि अफ्रीका में उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 1915 में आते हैं और 17 के बाद कांग्रेस की एक्टिव पॉलिटिक्स में 2.5 साल पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, सोशल एक्टिविज्म करते हैं, नीलहा आंदोलन करते हैं, बारदोली में सत्याग्रह करते हैं, खेड़ा में सत्याग्रह करते हैं। उसके बाद वो कांग्रेस सेशन में आते हैं, लखनऊ में आते हैं और खिलाफत मूवमेंट में काम करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं कि सीधे एमपी का टिकट ले लो, आप आओ ऋतु जायसवाल की तरह मुखिया बनो, वार्ड मेंबर बनो, या फिर समाज में काम करो, जुड़ के लोगों के बीच में ज़मीन पर बैठ के खाना खाओ, उनके साथ उनकी समस्या को सुनो, उनका पत्र लिखो, उनका चिट्ठी लिखो, उनकी छोटी छोटी समस्या सॉल्व करो। 4 साल तक ये संन्यास लेने के बाद, एक काम करने के बाद आप पॉलिटिक्स में आओगे, तभी आप चेंज कर पाओगे। पद के लिए पॉलिटिक्स में मत आओ। अभी की जो पॉलिटिक्स है, आप भी देख रहे हैं बहुत नज़दीक से, अब तो पॉलिटिकल लोग कैसे हैं, पॉलिटिक्स कैसी हो रही है, बिहार की पॉलिटिक्स कैसी है, जात बिरादरी कितना हावी होता है, वोट के लिए बिरादरीवाद कितना होता है, क्या कहेंगे? ये सब कुछ होना चाहिए, क्या बुनियाद होनी चाहिए, किस तरह की? क्योंकि देखिए, आप एक ब्यूरोक्रेट्स है, आपसे जो बात की जाएगी वो इसी अंदाज की होनी चाहिए कि इससे लोगों को कुछ समझने को मिले। देखिए क्या हो क्योंकि रहा मैं है, एक किसी नॉर्मल व्यक्ति से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक पॉलिटिशियन से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति से जिसने मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेशन हासिल करके इस पद तक ना पहुँचा हो, ऐसे व्यक्ति से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए क्या हो रहा है वो तो सब जानते हैं, क्या अच्छा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। शिवाहिनी पंचायत में जातिवादी व्यवस्था में हम आते हैं, कोई पता नहीं, हम जाति ज़्यादा समझते भी नहीं है ना, हम आते हैं कलवाड़ जाति कुछ है ना, कुछ जिसकी संख्या यहाँ पर 5 घरों की। और शिवाहिनी पंचायत में यहाँ की जनता, जो कि यादव बहुल क्षेत्र है ना, यादव बहुल क्षेत्र में शिवाहिनी पंचायत की जनता ने ऋतु जायसवाल को 3000 वोट दिया, जबकि विपक्ष जो यादव था उसको मात्र 900 वोट मिलता है। इसका मतलब है कि जनता समझदार है, उनके सामने विकल्प नहीं है। जातिवादी व्यवस्था ऊपर से आती है, कोई विकल्प मिल जाए तो जनता उसके साथ जाती है। जैसे हम यही की बता रहे हैं, यहाँ कर्पूरी ठाकुर हजाम जाति क्या है, हजाम की संख्या हर गांव में 1-2 उस समय हुआ करता था, और उनको जो लैंड विनिंग मेजोरिटी मिलता है वो कुछ नहीं। जनता तो अच्छी है ही, व्यवस्था ने खराब किया है। आज भी विकल्प मिला है। देखिए ऋतु जायसवाल की जाति सबसे निचले पौधान में शायद आती होगी, शायद लोग बोलते होंगे छोटा जाति को दे दिया, बड़े बड़े मेजोरिटी वालों को नहीं मिला टिकट, लेकिन ऋतु जायसवाल इस स्थिति में पहुंच गई है कि विपक्षी का जमानत जब्त हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जाति बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता है, बशर्ते कि व्यक्तित्व जो कि समाज के लिए सरोकार रखता हो, दिल के अंदर में घुसकर तकलीफ जानता हो, तो जाति और मजहब से ऊपर उठ के आपका तकलीफ को समझता है, जनता समझ जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ एक बात कि मैं जाता हूँ मुसहर कम्युनिटी और पासवान कम्युनिटी के और दलित कम्युनिटी के बीच में, एक शब्द का संवाद मैं नहीं करता हूँ, एक शब्द बोलता नहीं, क्योंकि आँख में आंसू आने लगते हैं। उनकी स्थिति देख के बहुत खराब लगता है। उनका खाना देखता हूँ, उनका चूल्हा देखता हूँ तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। उनका घर देखता हूँ, छप्पर देखता हूँ, अच्छा नहीं लगता, बोल नहीं पाता हूँ। और वो लोग मेरे बदले में उनसे मेरे ऊपर ढाढ़स पा कि नहीं कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ, अब इस बार करते हैं, आगे देखेंगे। वो ये है दिल से दिल का संवाद, समझ रहे हैं। आज मैं जाता हूँ अपने मुसलमान भाइयों का चेहरे पर जो देखता हूँ, दहशत देखता हूँ जब, तो मुझे CAA NRC की बात मैं बोलता भी नहीं हूँ, वो बोलते हैं, मैं उस भाषा में बोलते जिस भाषा में मैं शायद न बोल पाऊँ, और उनको एक ऋतु जायसवाल विकल्प दिखता है। वो अपने मजहब से के लोग कोई हैं 1-2, उनको छोड़ के हमारे साथ दिल से जुड़ जाते हैं।
ये हमें दिखता है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए उसमें मेरा मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उनके दिल की तकलीफ समझने की ज़रूरत है कि हर आदमी चाहता है प्रोटेक्शन, हिफाजत। ये मुल्क उनका भी है, विरासत उनकी भी है, उर्दू हमारी ही भाषा है। उर्दू कोई बाहर पाकिस्तान में या किसी और देश में पैदा हुई भाषा नहीं है, उर्दू इस मुल्क की भाषा है, हमारी जुबान है। और आपको बता रहे हैं कि जो आपके अमीर खुसरो हैं, उनसे ज़्यादा भक्ति काल का पोएम तो कोई रहा ही नहीं, जबकि वो निजामुद्दीन चिश्ती उनके शागिर्द थे। तो आप हिंदुस्तान को क्यों बांट रहे हो भाई, क्या मतलब है? बांटोगे तो टूटोगे ना, जोड़ो यार, जोड़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे। ये बात जनता समझती है, राजनीतिक उसको तोड़ रहे हैं, समझे ना। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए तोड़ रहे हैं। नया जैसे एक नया पॉलिटिक्स शुरू किया है हम लोगों ने, जो भी लोगों ने शुरू किया है, काबिल तारीफ है। वो जो है बिल्कुल रंगत लाएगा, उसमें उसके रंग बहुत अच्छा होगा। केसरिया भी हमारे लोगों ने जोड़ा, तो केसरिया के साथ सफ़ेद भी है और हरा भी है, तीन मिलेंगे तभी तो झंडा अच्छा होगा ना। अच्छा कर होगा तो विकास होगा। हमें विकास चाहिए, हमें जनता का सम्मान चाहिए, उनकी रक्षा चाहिए, हमें ये काम करना है। सर, नए पॉलिटिक्स की जो आपने शुरुआत की है, इसमें रितु जायसवाल जो है उसको आपका कितना समर्थन मिल रहा है, और अब तक जो कुछ वो यहाँ तक पहुँची है, आपका कितना सहयोग उनके साथ रहा है, किस तरह का सपोर्ट रहा है? देखिए, रितु जायसवाल का मेरा सपोर्ट की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, समझे ना, क्योंकि वो एक ऐसी है कि मैं उससे इंस्पायर हो जाता हूँ। उसके अंदर जो शिद्दत है ना, उससे मैं इंस्पायर हो जाता हूँ। तो उनमें आप क्या क्वालिटी पाते हैं? क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि उनमें क्या, आपको कौन सी अच्छी क्वालिटी उनकी मालूम पड़ती है कि ये इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है? उसका सबसे अच्छा क्वालिटी है किसी चीज़ के लिए एक सच्चा जिद। क्योंकि वो बोले दिल्ली छोड़ के हम गांव में रहेंगे, तो ये गांव में ऐसा घर नहीं था, झोपड़ी का घर था, कोबरा सांप और करैत सांप के रहता था। पूरा का पूरा घर में जो लाइट रोशनी भी नहीं थी, मतलब बिजली भी नहीं आई थी, और चारों बगल गड्ढा था। वैसे गांव में को 2.5 साल में रह के आज इस गांव की स्थिति को बदल दिए। कोई आदमी इतना जिद्दी होकर वहाँ पर नहीं रह सकता है, और वो समाज को बदलने का जो जिद है उसका, उस जिद के कारण जो है सच्ची वो जो है मैं उसके कायल हूँ। बस ये सबसे बड़ी बात है। मैं आदर्शवाद में रखता था, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं था, मेरे में वो जिद नहीं थी। उसको देख के मैं इंस्पायर होता हूँ, तो इसलिए मेरे से सपोर्ट नहीं, मैं उसकी जिद को देख के, हाँ, हमसे जितना बन पड़ता मैं सहयोग करता हूँ। तो हमारी जो सोच है वो सोच आदर्शवाद में थी, अब प्रैक्टिकल हो रही है, शायद और हो जाएगी, लेकिन वो प्रैक्टिकल हो चुकी है, तो वो थोड़ा आगे है, मैं पीछे हूँ, है ना। तो लोग बोलते हैं उन्होंने सब दिमाग, उनका दिमाग मेरा कुछ नहीं है, मेरा दिल है, और उसका दिल हमसे ज़्यादा, इरादा हमसे ज़्यादा नहीं। थैंक यू सर, समय देने के लिए अन्य समाज को। इन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से वो एक सच्चा जिद रखती है रितु जायसवाल, और इनको ये चीज़ बहुत पसंद है रितु जायसवाल का, कि एक सच्चे जिद के साथ वो काम करती है, और वो इनके लिए एक मॉडल के तौर पर है कि वो जो भी सही चीज़ होती है उसके कराने की जिद ठान लेती है। 25 परिहार विधानसभा क्षेत्र से आईना समाज के लिए कैमरामैन हाशमी के साथ मैं दिशा।